वेलकम बैक नाजरीन। गज़ा के हवाले से बात करें तो हमें दो बड़ी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। एक तो इसराइली वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर मौजूद हैं, जो वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐसे बयानात दे रहे थे जिनसे यह तासुर पैदा हो रहा था कि शायद वो हमास और इसराइल के दरमियान एक मुस्तकिल मुआहिदा करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बातें की जा रही थीं, मगर जब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो अमरीकी सदर ने 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब मोड़ दिया कि वो 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी है। फिर नेतन्याहू ने अपने जवाब में 2 स्टेट सोल्यूशन को यक तरफा मुस्तरद करते हुए ये कहा कि फ़लस्तीन में सिर्फ ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसकी मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल के पास ही रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने का कंट्रोवर्शियल प्लान, जिसकी कई ममालिक मजम्मत कर चुके हैं, इस बारे में इजरायली वज़ीर आज़म ने मीडिया को बताया कि दोनों ममालिक इस प्लान पर काम कर रहे हैं। अब अगर मामलात आगे की जानिब बढ़ते हैं तो इस पर मशरिक़ वुस्ता की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है, जबकि दूसरी तरफ हम ब्रिक्स और सदर ट्रंप को भी आमने सामने देख रहे हैं, जिसमें अमरीकी सदर की तरफ से ब्रिक्स के साथ काम करने वाले ममालिक में 10% इजाफी टैरिफ का ऐलान हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप, जिनके दौरे सदारत के बाद से ये लगने लगा है कि दुनिया अमरीका के लिए नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, आगे किस तरह से इन मामलात को बढ़ाएंगे, इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर अदील मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया आपका अदील साहब। सबसे पहले तो 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात हुआ करती थी, डोनाल्ड ट्रंप भी अगर देखा जाए उनके जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स के लिहाज से तो थोड़ा ऑप्टिमिज़म शो कर रहे थे, लेकिन अब जब उनसे सवाल हुआ नेतन्याहू का जो दौरा है अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को जवाब देना चाहिए और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को। तो हम क्या समझें कि ये जो इंक्रोचमेंट है, जो 75% तो गाज़ा के एरिया में कर ली गई है, रिमेनिंग 25 से भी ये डिप्राइव कर देंगे पैलेस्टीनियंस को? देखिए, बुनियादी तौर पे 2 स्टेट सोल्यूशंस तो आज से नहीं, भी लोग इस पे काम करते हैं। वो यही कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन तकरीबन बिस्तर मर्ग पे नहीं है, बल्कि मर चुका है वो 2 स्टेट सोल्यूशन को। जैसा आपने फरमाया कि जो एक ऑस्लो एग्रीमेंट्स के बाद एक उम्मीद थी, हल्की सी किरण थी कि कटी फटी रियासत थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सेल्फ रूल का तरीकाकार वजह होगा, और सेटलमेंट्स का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है जो का तू मौजूद है। उस पर कोई इंटरनेशनल लॉ ने भी कोई खास तरीके से एक्ट नहीं किया, और इस दौरान इसराइल और भी ज्यादा सेटलमेंट्स कर रहा है। तो कोई रास्ता मेरे ख्याल में छोड़ा नहीं गया फ़लस्तीनियों के लिए कि वो एक आज़ाद रियासत का ख्वाब दे सकें, खासतौर पर एक जोग्राफिकली कंटीजियस, यानी ऐसी रियासत के जो जोग्राफिया के तौर पर एक इकट्ठी रियासत के तौर पे काम कर सके। तो बाय एंड लार्ज ये तो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो एक सिर्फ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन रह चुकी है, यानी ख्याली कॉन्सेप्ट है। उसका अमल से, अमली ज़मीनी हालात से कोई मुताबिकत नहीं है। वैसे आपने ओस्लो का जिक्र किया, तो यासिर अराफात साहब की ऐसी स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो हमास पे तनकीद कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकली हम गेन करना चाह रहे थे वो अब पॉसिबल नहीं रहा, हमास भी इजराइल के लिए काम कर रही है। तो इस तरह के बयानात भी मौजूद हैं। ये सारा अगर हम ट्रेस बैक करें तो ओस्लो के बाद से चीज़ें जो ख़राब हुई हैं, आपको लगता है कि वो उसका जो डिसऑर्डर है वो पॉलिटिकल है बेसिकली? देखिए, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है क्योंकि आप बुनियादी तौर पे कोई भी मुआशरा है उसमें मुख्तलिफ तरह के तबकात होते हैं। उसमें आपके यहाँ सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले लोग भी होते हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो मुसालिहत पसंद भी होते हैं। अल्टीमेटली आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का तरीका ये है कि जो सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं वो उनकी जो लॉजिक है वो उनसे छीन ली जाए। और वो कैसे छीनी जाएगी? कुछ ना कुछ खुद मुख्तारी दे के, जो एक ख्वाब दिया गया कि एक फ़लस्तीनी रियासत होगी, अब वो उस फ़लस्तीनी रियासत का पहला तो हो गया कि भाई वो बन गई रियासत, लेकिन ना वो अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं, ना उनके अपने ट्रेडिंग रिलेशंस, किससे ट्रेड कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, चेक पोस्ट हैं सारी जगह पे। तो आपने अगर अमली तौर पे उसको बे-इख्तियार रियासत रखा हुआ है, तो आप बुनियादी तौर पे जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले ग्रुप्स हैं उनके हाथों में आप खुद खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक जो डायमेंशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसके अलावा मुकम्मल कंट्रोल की बात कर रहे हैं नेतन्याहू भी, तो इससे क्या हम ये इंटरप्रिटेशन ले लें कि जिस तरह हमने सीरिया के अंदर देखा है एक पपेट रेजीम की इंस्टॉलेशन, वही अल शर्रा जो इससे पहले प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल जो टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें थे, वो अब मुलाकातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इजराइल के और सीरिया के जो एनिमीज़ हैं वो कॉमन एनिमीज़ हैं। यही सूरत हाल गाज़ा में भी हो सकती है आगे चल के? जी देखिए, इसराइल को समझने का, इसराइल का जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, पहले तो मैं बताऊं कि मैं एक यानी सियासत और मईशत का रब्ते बाहम देखता हूं। मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट फोकसिंग ऑन द मिडल ईस्ट, तो मैं डायरेक्टली इस इशू से नहीं डील करता, लेकिन मैंने बहुत सारे डिजिटेशन सुपरवाइज किए हैं इन सब्जेक्ट्स पे, हेब्रोन पे और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की जो इकोनॉमी है और एड का जो स्ट्रक्चर है, उसे बुनियादी जो इसराइल का एक कंसेप्शन है ना जियोपॉलिटिकल ऑर्डर का, वो अकोमोडेशन नहीं है कि आप मिसालियत से सबको इकट्ठा करें, वो डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन का है। उनके जहन में जो पीस का कंसेप्शन है वो ये कि सबको आप ताकत के बलबूते पे सबऑर्डिनेट कर लें, तो फिर आप उनके साथ पीसफुल रह सकते हैं। दूसरा उनका जो एक बहुत बड़ा तरीकाकार है वो वही है जो एक किसी भी कॉलोनियल रियासत का होता है, विच इज डिवाइड एंड रूल। तो मशरक़ वस्ता में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो मईशतें हैं वो कटी फटी, एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड और डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड सिस्टम और ऑन गल्फ हैंडआउट्स या IMF वर्ल्ड बैंक के उस पर, ताकि वो सही मानों में जो मिडल ईस्ट की आपस में खुद मुख्तार मिडल ईस्ट उसी वक्त बन सकता है कि जब उसमें आपस में तिजारत हो और वो एक कोहेरेंट ट्रेडिंग जोन के तौर पे रहे। लेकिन जो इसराइल का जियोपॉलिटिकल विजन है, और काफी हद तक उसमें उनको मगरिब की भी सपोर्ट है, वो डिवाइड एंड रूल लॉजिक है, जो एक कॉलोनियल लॉजिक है बुनियादी तौर। ठीक है, और इसके अलावा चूँकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, तो जब भी रेफ्यूजीज़ किसी मुल्क में आते हैं तो एक बड़ा टॉल अदा करना पड़ता है वहाँ की हुकूमत को। अब ये जो रीसेंट मीटिंग है नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें ये भी कहा गया कि पैलेस्तीनियंस को एक बेहतर मुस्तकबिल हम देना चाहते हैं, और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर गाज़ा के लोग वहाँ रहना चाहते हैं तो रहें, अगर जाना चाहते हैं तब भी हमें एतराज़ नहीं है। तो इशारा एक मैस माइग्रेशन की तरफ है कि गल्फ़ स्टेट्स जो और हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, वहाँ जाके रिलोकेट हो जाएँ। ये पॉसिबिलिटी है कि एक्सेप्ट कर लेंगे इतने बड़े नंबर में रेफ्यूजीज को बाकी गल्फ स्टेट्स? मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरफ दुनिया जा रही है तो ताकत का जोर है, और ताकतवर जो भी ताकत के बलबूते पे कुछ भी बनवा सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखें ना पूरी अरब सियासत के तनाजुर में, तो ये जहन में रखें कि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज के तौर पे आए, और उसकी वजह से जो उनकी दाखिली सियासत है वो अफेक्ट हुई। मसलन जॉर्डन है, उर्दन में बहुत ज्यादा फलस्तीनी आए। आज भी जो उर्दन की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो उनकी सियासत और मीशत है, उसमें दो ग्रुप्स की बात होती है, ईस्ट बैंकर्स एंड वेस्ट बैंकर्स। यानी जो फलस्तीनी हैं वो वेस्ट बैंकर्स हैं, और वो मतलब उनकी मर्चेंट्स हैं और उनकी बड़ी बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी तरफ उनका जो तबका है वो है जो ट्राइब्स हैं, लोकल ट्राइब्स हैं। तो आज भी जो उर्दन की सियासत है उसमें ये बहुत एक नाजुक सी चीज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में है ना, जो मुहाजिर बन के आए उनकी जो इंटीग्रेशन है उसमें एक खास तरह की सेंसिटिविटी है। इसी तरह कुवैत में बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी, क्योंकि कुवैत अरब कॉजेज़ के लिए काफ़ी लड़ता रहा, तो उन्होंने फ़लस्तीनियों को आबाद किया। लेकिन जब इराक का हमला हुआ तो वो फ़लस्तीनी जो थे वो प्रो इराक थे। उसके बाद एक मैस एक्सोडस हुआ फ़लस्तीनियों का। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो सीसी साहब के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ के आबाद करें, वो लोकल सियासत पे उसका इम्पैक्ट होगा। पैलेस्टीनियंस जहाँ पे भी जाते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ट्रेड में अच्छे हैं, और वो ज़्यादा मोबिलाइज्ड कम्युनिटी है। तो उसको कंटेन करना सिर्फ इजराइल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो जो उनके इजराइल के साथ जो उनके साथ कोलैबोरेट करती हुई रेजीम्स हैं, अरब रेजीम्स, उनके लिए भी वही प्रॉब्लम हो। अच्छा, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि सही वक्त पर पाबंदियां मैं उठा सकता हूं, सैंक्शंस में नरमी हो सकती है, और ये भी कहा है कि 30 अरब डॉलर तक ईरान को रसाई मिल जाएगी अगर एक सिविलियन न्यूक्लियर डील हो जाए। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा पैकेज देख के जो ईरानियन रेजिम है वो भी टेबल पर आना चाहेगी कि इसको निगोशिएट ही कर लें, जंग से तो कुछ हासिल नहीं होगा? देखिए, ईरान पिछले 15 सालों से तो यही कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह की डील हो जाए, ताकि उनकी मईशत पे जो बहुत ज़्यादा
कदगन लगे हुए हैं वो उठ जाएं और लोगों के लिए एक रियायत का समा पैदा हो, कोई कंसेशन हो। लेकिन मेरे ख्याल में एतमाद की फिजा बहुत ख़राब हो गई है ईरान के अंदर। और ईरान में बहुत सारे जो एक ऐसे तबकात थे जो कहते थे कि यार न्यूक्लियर बाद में देखेंगे, हमें अपने नौजवान लोगों के लिए, अपनी मईशत के लिए ज़रूरी है कि हम दोबारा से आलमी मईशत का हिस्सा बने, सैंक्शंस के ऊपर फोकस करें। अब वो भी जो तबकात हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ना तो डील कर पाए ना न्यूक्लियर बना पाए, तो कुछ एक काम तो कर लें आप। और जो थोड़ा सी उनकी एतमाद था मगरिब के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कि वो किसी न किसी तरह डील दे देगा, तो वो भी एतमाद की फिजा को ठेस पहुंचा है। तो अभी जो है ना एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट है। उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे वो कितना देखा जाएगा तेहरान में, वो मेरे ख्याल में अब वो दे आर प्रोबेबली लॉट मोर ग्राउंडेड, और वो देख रहे हैं कि भाई हमें अपने आप को पहले सिक्योरिटी के लिहाज से करना है। तो फनीली इनफ ये सारा जो सिचुएशन हुई है, इससे ईरान में उन तबकात को उन्होंने मजबूत कर दिया है कि जो चाहते थे कि जौहरी ताकत बने, क्योंकि जौहरी ताकत के जरिए ही जिस तरह पाकिस्तान की भी डिटेरेंस इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, और लास्टली अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो गल्फ स्टेट्स आपको लगता है कि इस पे आमादा हो जाएंगी ग्रेजुअली इजराइल के साथ रिलेशनशिप्स कायम करने के लिए? देखिए, वो काफ़ी अरसे से तो आमादा हैं, और ख़ासतौर पे यूएई काफ़ी आमादा है, लेकिन सऊदी अरब के लिए एक मुश्किल पर्सपेक्टिव है क्योंकि उनकी काफ़ी बड़ी अपनी भी पॉपुलेशन है, उन पे अपने भी लोगों का दबाव होता है। तो जिन्होंने एडमिट कर लिया, जिस तरह मोरक्को ने ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन वो भी बड़े नाजुक मरहले में है क्योंकि जो आम मोरक्कन सिटीजन है वो काफ़ी यानी इसको अच्छी निगाह से नहीं देखता। तो ये एक मुश्किल फैसला होगा सबके लिए, और किसी के लिए भी अकेला करना बहुत मुश्किल होगा ये फैसला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अदील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।